वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। और मैं हूं हिना सलमान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मॉर्निंग शो है, स्पेशली हम सैलाब की तबाहकारियों पे रोज़ आपको अपडेट कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, क्योंकि मानसून का नौवां स्पेल अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो जारी है। लाहौर शहर में जो है मौसम दिन ब दिन तब्दील हो रहा है, कहीं हल्की और कहीं जो है तेज़ बारिश जो है वो जारी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो कहते हैं ना कि 22 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश होने की जो है पेशगोई की गई है। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक दबाव जो है वो मौजूद है। सिस्टम जो है 7 से 11 सितंबर तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। शहर कायद में तेज बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। पाकिस्तान में बारिशों और दरियाओं में आने वाले सैलाबी रेलों ने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में तबाही मचा दी है। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में आने वाली शदीद बारिश के बायस जो है पंजाब सबसे ज्यादा जो है मुतासिर हुआ है। तो पूरे स्पेल के ऊपर हम बात करेंगे। पंजाब का ये 9वां स्पेल है, सिंध का ये 4था स्पेल है। हमें ज्वाइन किया है जहीर अहमद बाबर ने, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, जिनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जहीर साहब। जी वालेकुम सलाम। सही साहब, आपने देखा है कि पंजाब का ये 9वां स्पेल शुरू हो गया है और सिंध का ये 4था स्पेल है। केपीके में आपने देखा है क्या तबाहकारियां जो हुई हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जो है क्या सिचुएशन होगी वेदर के हवाले से, मौसम के हवाले से? देखिए, मानसून इस वक्त एक्टिव फेज में है और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, इन तमाम इलाकों में जो है वो पिछले 3-4 रोज से मुसलसल जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो से जारी है। इसके साथ साथ जो 3 हमारे मेजर रिवर्स हैं, रावी, सतलुज और चिनाब, उसके अंदर भी फ्लडिंग सिचुएशन है। चिनाब के कैचमेंट एरियाज में गुज़िश्ता रात अच्छी बारिश हुई है, तेज मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद चिनाब के अंदर मराला के ऊपर जो है इस वक्त भी जो है वो हाई फ्लड सिचुएशन मौजूद है। तो ओवरऑल बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। रिवर्स के भी हवाले से भी केस में फ्लडिंग के जो है अभी भी फ्लडिंग जो है वो चल रही है, और जिसके बाद जो दरियाओं के दोनों तरफ लोग रहने वाले हैं वो खास तौर पर एहतियात करें। महकमा मौसमियात की जो अलर्ट्स हैं, वार्निंग्स हैं, इसके साथ साथ लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, एनडीएमएल है, इनकी जो वार्निंग्स हैं उसको जरूर मद्देनजर रखें और अपने आप को सेफ रखें। ठीक है ज़हीर बाबा साहब, ये भी बताइएगा कि अगर भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ा जाता है तो फिर क्या मजीद फ्लडिंग के खदशात हैं? जी देखें, क्योंकि उन डैम्स अक्रॉस द बॉर्डर भी जो है वो एक्सटेंसिव रेनफॉल्स हो रही हैं। पंजाब, दोनों तरफ के पंजाब में, हरियाणा में, इसी तरह जो जम्मू और कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इनमें भी तमाम इलाकों में जो है मुसलसल बारिशें हो रही हैं। और जो डैम जो अगर वो फिल अप हो जाते हैं तो वो जो एक्सटेंसिव वाटर है, जो एक्सेस वाटर है, वो तो वो रिलीज करेंगे। इसके साथ साथ जो पानी, क्योंकि बारिश पहले भी हुई हुई है, सॉइल मॉइस्चर सैचुरेटेड है, तो जो भी बारिश होगी वो जो है वो एक अपना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लेके आएगी, ना सिर्फ फ्लडिंग की सूरत हाल पे बल्कि उन लोगों के ऊपर भी जो कि डिस्प्लेस हैं। मजीद बारिश जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन ये पंजाब के इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में ज्यादातर जो बारिश का सिलसिला है, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, ये ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स में है। उसके 24 आवर्स के बाद जो है उम्मीद है कि रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और ये जो एक्सटेंसिव रेनफॉल्स हैं ये कम हो जाएंगे। लेकिन जो फ्लडिंग सिचुएशन है, क्योंकि रिवर फ्लो कर रहे होंगे अपने पूरे जोबन पे, तो वो फ्लडिंग सिचुएशन तो रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह मौसम जो है वो कल से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या समझते हैं जो दर्जा हरारत है, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, तो आप क्या समझते हैं आगे आने वाले दिनों में जो कि स्पेल चल रहा है, टेम्परेचर जो है या राइज होगा कि लोअर साइड पे जाएगा? क्योंकि पिछले 3-4 दिन से क्लाउड कवर है लाहौर, उसके गिरदोनवा में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पंजाब में, सरगोदा, फैसलाबाद, इन इलाकों में काफी हद तक क्लाउड कवर रहा है, जिसकी वजह से दिन के दर्जे हरारत जो है वो कम रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वेदर सिस्टम पास करता है और धूप निकलेगी तो उस वक्त फिर जो है वो दर्जा हरारत जो है, खासतौर पर दिन के दर्जा हरारत जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे और फिर हब्स की कैफियत भी जो है दोबारा वापस आ जाने का अंदेशा है। अच्छा ज़हीर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि हमने देखा है और सोशल मीडिया पे भी बहुत सी वीडियोस भी आई हैं, कहा यह जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, ना इस्लामाबाद में हुआ है, ना रावलपिंडी में हुआ है, और इसके बरक्स जो है कहा यह जा रहा है कि टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्लाउड बर्स्ट जो कि बार बार कहा जा रहा है, क्या क्लाउड बर्स्ट हुआ है कि एक मूसलाधार बारिश है जो कि अपनी जो जितने मिलीमीटर से ज़्यादा हुई है वहाँ?
देखें, जिस तरह एक आम लोगों का ख्याल है कि शायद क्लाउड बर्स्ट जो है किसी बादल के फटने के अमल को कहते हैं, या कोई धमाका होता है जिसकी वजह से जो है वो सारी डिस्ट्रक्शन होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है, एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि एक्सटेंसिव रेनफॉल को जाहिर करती है, और उस एक्सटेंसिव रेनफॉल की एक सर्टेन क्राइटेरियाज हैं कि अगर 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल होगी एक सर्टेन एरिया में, तो विद इन एन आवर, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना कह सकते हैं। तो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुई है उस, क्योंकि उसमें 100 ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 1 आवर हुई है, तो उसको आप क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं कि क्योंकि वो 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल हुई है तो इस वजह से वो क्लाउड बर्स्ट है। लेकिन इसका बादल के फटने से या धमाका होने से उसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं उसके अंदर जो हो रहा होता है उसमें बारिश के बाद जो लैंडस्लाइड्स आती हैं, क्योंकि देखें मानसून रेनफॉल्स के अंदर जो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से। जब क्योंकि और जो बारिश जो है वो कॉन्टिन्यूस हो रही है, तो माउंटेनियस एरियाज के अंदर हम देख रहे हैं इनके जो लैंडस्लाइड आती है तो उसकी वजह से जो है वो काफी डिस्ट्रक्शन होती है। लैंडस्लाइड के साथ टैपरीज फ्लो करती हैं, तो ये तमाम के तमाम जो है वो काफी जो हैजर्ड्स हैं जो मानसून रेनफॉल्स के साथ जो है वो वाबस्ता हैं। अच्छा, आपने तो पंजाब की बात की है, हमने डिस्कशन भी ज़्यादा पंजाब की है। अगर हम थोड़ी सिंध के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है सैलाबी रेले की पहली लहर जो है वो ठट्ठा कब पहुंचेगी? देखें, फिलहाल तो अभी गुद्दू बैराज से गुजरेगी, क्योंकि 3 डिफरेंट वेव्स जो हैं वो पंजाब के अंदर जो है वो मूव कर रही हैं, रिवर्स के अंदर, चिनाब के अंदर, रावी के अंदर और सतलुज के अंदर। तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है उसके अंदर ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि अभी ये पांजनाद पे आएंगी और फिर पांजनाद से जो है ज्वाइन होके ये फिर गुद्दू के अंदर ये रेला जो है वो दाखिल होगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। उसके बाद फिर जो है ये रेला जो है, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि ये 5 सितंबर से ऑनवर्ड्स जो है ये रेला जो है मूव करेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी मुझे बताएगा कि अगर पानी की जो सतह है या बहाव जो है एक हद से ज्यादा तजावुज कर जाता है तो इमरजेंसी हिकमत अमली क्या होगी, या किसी बंद को शगाफ देने या पानी का कहते हैं ना कि रुख मोड़ने का कोई मंसूबा या कोई हिकमत अमली बनाई है, या कुछ आपको समझ आ रही है? देखें, ये सारा जो वाटर मैनेजमेंट है वो रिवर इरिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो उनके पास इसके जो मुख्तलिफ जो हैं वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उस ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी जो भी हिकमत अमली है वाटर फ्लोज के हवाले से, एक्सेस ऑफ वाटर जब अगर हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं डिफरेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट्स। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि पास्ट भी सैलाब भी आया, 2022 में सैलाब आया, उसके बाद टोरेंशियल रेन्स का जो सिलसिला वो जारी था, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो स्पेल आया हुआ है, कितनी ज़्यादा जो है बारिशें हुई हैं, कितनी ज़्यादा एक हद से कितनी ज़्यादा कैपेसिटी में तजावुज़ की गई हैं? देखें, 2022 के फ्लड्स में तो हमने देखा कि हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं उसके अंदर बारिश हुई है और फिर रिवर इंडस के अंदर पानी आया और फ्लोज इंक्रीज किए हैं। इस दफा जो है वो हम एक डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि जो हमारे कैचमेंट एरियाज हैं जो ट्रेडिशनली जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, बिल्कुल, तो ये उस जनरेट होने के बाद फिर हमारे पास जो है रिवर्स जो है वो रिवाइव हुए हैं और उनके अंदर जो है वो फ्लोज जो हैं वो बढ़े हैं। ठीक है। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि मुतवक्के जो बारिशें सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं, किस हद तक मज़ीद ख़तरनाक हो सकती हैं? क्योंकि ये हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं व्यूअर्स के लिए एक इन्फॉर्मेटिव है। इस वक्त जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो बारिशों का सिलसिला है जो है ये मज़ीद 24 घंटे जारी है, खासतौर पर पंजाब के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात। इसके बाद किसी हद तक जो है ये बारिश का सिलसिला जो है वो कम हो जाएगा और फिर हम जो है काफी हद तक जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। असर राउंड अबाउट कह रहे हैं कि 15 सितंबर से सिलसिला बिल्कुल रुक जाएगा कि फिर भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा? देखिए, मानसून जो है वो ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक जो है उसकी एक्सटेंसिव करंट्स जो है वो मुल्क के अंदर दाखिल हो रही होती हैं। उसके बाद भी कुछ डिफरेंट जो है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है
मानसून की रेनफॉल्स की 15 सितंबर के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद बाबर, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, जिनका कहना था कि मानसून का जो नवा स्पेल जो है पंजाब में दाखिल हुआ है, इसने तबाहकारियाँ जो मचा दी हैं, मगर मज़ीद जो है ये जो रेला है ये सिंध की तरफ, गुड्डू बराज की तरफ जो है ये रवा दवा है। देखना ये है कि क्या ये कैपेसिटी बेरप होगी या नहीं बेरप होगी। ये तो जितनी भी क्लाउड बर्स्ट और टॉरेंशियल रेन्स हो रही हैं उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद जो है मानसून का सिलसिला बाकायदा तौर पे ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन तजावज़ जो उसकी कैपेसिटी है वो कम होती शुरू हो जाएगी। तो जो व्यूज़ आप लोग देख रहे हैं, तो ये कहते ना जहाँ इतनी तबाहकारियाँ हुई हैं वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका भी यही है कि मौसम जो है जहाँ खुशगवार है वहाँ जितने जितने लवाजमात हुए हैं, जितने जितने नुकसानात हुए हैं, उनका तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग बार बार आपको अपडेट करेंगे, इसकी मज़ीद बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। पंजाब की सूरत हाल से तो हमने आपको आगाह किया है, मगर चलते हैं सिंध की सूरत हाल की तरफ। सिंध के ज़िला ठट्टा में मौजूद सैलाबी सूरत हाल ख़तरनाक हद तक संगीन होती जा रही है, जहां पंजाब से आने वाला सैलाबी रेला अपनी आखिरी मंजिल के करीब पहुंच चुका है और कच्चे के इलाके में ज़ेर आब आबादी को शदीद खतरात जो हैं वो लाहक है। महकमा आबमाशी में मुकम्मल हाई अलर्ट पर रखा है और गुड्डू, सखर, कोटरी बैराज पर पानी की आमद अखराज की सूरत हाल तशवीश का बाइस है। ताज़ा तरीन दादोशुमार के मुताबिक जो है गुड्डू बराज पर पानी की आमदोरफ्त और अखराज 3 से 3.5 लाख क्यूसेक के करीब है। सखर बैराज में भी पानी की आमद और अखराज 2 से 3 लाख क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोटरी बैराज भी सूरत हाल नाजुक है। महकमा मौसमियात और NDMA के तखमीनों के मुताबिक जो है सिंध में लाखों अफराद मुमकिन तौर पर इससे आने वाले सैलाब से मुतासर हो सकते हैं और आइंदा चंद रोज़ में भी सुपर फ्लड की पहली लहर में दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हिफाजती इक़दाम के तौर पर हुकूमत ने सैकड़ों रिलीफ कैंप जो है कायम कर दिए गए हैं और चंद घंटों के बाद सूरत हाल की ताज़ा अहवाल जारी कर दिया जाएगा। ठट्टा में अगरचा जो है बड़े पैमाने पर इनखला अभी शुरू नहीं हुआ, ताहम इंतजामिया ने बंदों का मुआयना करके हिसास मकामात पर मशीनरी और सहूलियात की फराहमी यकीनी बना दी है। सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताज़ा गुल ठट्टा के मकाम से। जी अस्सलाम वालेकुम ताज़ा गुल साहब। जी वालेकुम सलाम मीना बाजी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। मुझे ये बताइएगा कि गड्डू और सखर कोटरी बैराज पर पानी की मौजूदा सूरत हाल क्या है और आमद और अखराज की तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त गुड्डू की अगर हम बात करें तो गुड्डू पर तकरीबन जो महकमा आबमाशी की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त 3,56,000 क्यूसेक पानी वहाँ मौजूद है। अगर इसी तरह हम सखर की उन्होंने बताया है कि सखर पे 2,80,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। इसी तरह अगर कोटरी की हम बात करें, कोटरी बैराज की, तो वहाँ पे महकमा आबमाशी का यही कहना है कि तकरीबन जो है 2,66,000 क्यूसेक है। और अगर ठट्टा डाउन स्ट्रीम कोटरी की हम बात करें तो इस वक्त जो है ठट्टा के कोटरी के डाउन स्ट्रीम ठट्टा सिजावल के पुल के मुकाम पर तकरीबन जो है जो पानी जो है इस वक्त 2,37,000 क्यूसेक का जो है सैलाबी रेला गुजर रहा है। अगर सूरत हाल की हम बात करें हिफाजती बंदों की, तो हिफाजती बंदों की हालत जो है कोटरी से जो है खेती बंदर खारो चांद तक वो इंतहाई ख़राब है। हिफाजती बंद जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और कई जगह पर जो इनकी पिचिंग भी नहीं की गई है, जो किसी बड़े सैलाब के ख़तरे का सबब बन सकते हैं। और इस वक्त भी जो कच्चे में जो मकीन है अफराद वो रिहाइश पजीर है, उनकी इनखला अब तक नहीं हो सका है और कुछ गांव जो है कच्चे के वो ज़ेर आब आ गए। अगर सिजावल की हम बात करें, गांव रमज़ान मल्ला वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गया है और उसके मकीन ने जो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकाना पर मुंतकिल तो हो गए, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से, सिजावल इंतज़ाम की जानिब से उनकी कोई भी मदद नहीं की गई है। जो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, न खाना उनको दिया जा रहा है, न पीने का साफ पानी दिया जा रहा है, न उनको मेडिकल की सहूलियात दी जा रही है। तो जैसे जैसे अभी दिन गुजरेंगे, जैसे कि NDMA ने वार्निंग जारी की है कि 6 सितंबर से 7 सितंबर की रात को जो है जो तकरीबन 11 लाख क्यूसेक का जो है सैलाबी पानी जो है गुड्डू से दरिया सिंध में दाखिल होगा। और वजीर आला सिंध ताज़ा गुल साहब, आप ये बताइएगा कि रिलीफ कैंप्स जो हैं, कश्तियां, अमदादी टीमों और कंट्रोल रूम्स के हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं?
जी, अगर रिलीफ के हवाले से हम बात करें और कंट्रोल रूम के हवाले से हम बात करें तो सिंध हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से कराची में जो है कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो 24 घंटे वहाँ सूरत हाल को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और मुतलका अफसरान से वो राब्ते में हैं। जबकि अगर ठट्टा की हम बात करें तो रिलीफ के हवाले से सिर्फ कैंपें डिक्लेयर की गई है कि फलाने जगह पे इस स्कूल पर 100 से ज़्यादा कैंप जो है कायम किए गए। लेकिन मुंतलकी की अगर हम बात करें, रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो अब तक रेस्क्यू की हवाले से कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। जो लोग कहीं कहीं पानी आ गया है वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ से। ताज़ा गुल साहब, आपके पास अभी तक क्या डिटेल्स हैं? कितने गांव जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं और कितने गांव को ज़ेरे आब आने का खदशा जो है वो लाहक है? जी बिल्कुल, अगर हम कच्चे की बात करें जैसे टंडो आफिस शाह है, सूफटोर है, सोंडा इला है, झिरके, इसके दर्जनों गांव हैं, दर्जनों गांव हैं कच्चे में और लाखों की जो है वहाँ इंसानी आबादी है और यहाँ करोड़ों रुपए की जो है फसलें भी वहाँ काश्त है। तो लाखों लोग इसमें मुतासिर होंगे और तकरीबन यही बताया जा रहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख के करीब जो है लोग कच्चे के जो इसमें मुतासिर होंगे और जो कच्चे में जो फसलें वो तबाह होगी। और दूसरी सबसे बड़ी जो अहम बात आपको बताऊं कि जो 62 लोग हैं जिनकी कच्चे में जो ज़मीनें पर दरिया के ज़मीनों पर सालों से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनकी फसलें हैं लाखों करोड़ों रुपए की, उसके बचाने के लिए वहाँ जो उन्होंने बड़े बड़े बंद लगा दिए जो बड़े सैलाब का खतरा बन सकते हैं और इन बंदों को तोड़ने के लिए कोई इकदाम नहीं किया, जिसके वजह से जो सैलाबी रेला आएगा उसके बहाव में समंदर तक जाने में बड़ी रुकावट होगी और उसका सारा प्रेशर जो है हिफाजती बंदों पर होगा, जिससे मकीन में तो कच्चा तो ऐसे ही डूब जाएगा, 3.5-4 लाख पानी आएगा, 5 लाख डूब जाएगा, लेकिन पक्के को भी खतरा लाइक होगा। तो सूरत इंतहाई ख़राब है। इसी तरह 2010 का यहाँ सुपर प्लेट आया था तो तकरीबन 10 लाख का जो सैलाबी पानी का रेला यहाँ से गुजरा था। तो अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत बुरी सिचुएशन थी, वहाँ भी लोगों को बहा के ले गया था। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि सैलाबी रेले की जो पहली लहर है ठट्टा कब पहुंचेगी, क्या इम्कानात हैं? ये जी बिल्कुल, ये जो सूबाई वजीर है जो काफ के उशर के और वज़ीर सिंध के जो है ठट्टा के लिए जो फोकल पर्सन फ्लैट के लिए मुकर किए सईद रियाज शाह शिराजी से उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि तकरीबन ये हमारे पास पानी जो है 12 से 13 सितंबर तक पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक पानी गुद्दू पे नहीं आया। तो गुद्दू पे ये इनकाम जाहिर किया गया जा रहा है कि 6 और 7 सितंबर तक ये पानी जो है गुड्डू में आना शुरू हो जाएगा। और सिंध हुकूमत ने तकरीबन 8 लाख क्यूसेक के जो सैलाबी पानी के हवाले से इंतजाम किए गए हैं, ताम अतमी अब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। बताया जा सकता है जब जैसे गुड्डू पे पानी आएगा तो पानी का अंदाजा होगा कि कितना है, 7 लाख है, 8 लाख है, 11 लाख है। उसके बाद जो है सिचुएशन होगी और सुपर फ्लैट की सूरत हाल पैदा होगी। इस वक्त जो है निचले दर्जे की सैलाब की सूरत हाल ठट्टा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बरकरार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे ताज़ा गुल हमें ठट्टा के मकाम से अपडेट कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि जो गुद्दू बराज में जो पानी का रेला है जो पंजाब से दाखिल होगा सिंध की तरफ, वो 5 से 6 सितंबर के दरमियानी शब होगा, मगर पानी जो है 10 लाख क्यूले के इंतजाम किए गए हैं और 10 लाख क्यूसेक जो पानी होगा वो कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से इंतजाम किया जाता है। अगर ये पानी ऊपर तजावज़ कर गया तो बहुत से गांव ज़ेरे आब आने का खदशा जो है वो किया जा रहा है। और सिंध के हुकूमत जो है, इदारे जो हैं, इस बात को प्लीज़ फोकस करें, क्योंकि पहले भी 2022 में जो है सुपर फ्लड्स आए थे और कोई इंतजाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे, रिलीफ कैंप्स नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ ये भी हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया है कि अभी तक कोई हैवी मशीनरी जो है उसका भी कोई जो है दूर दूर तक वहाँ जो है इंतज़ाम नहीं किया गया। तो व्यूअर्स, हम आपको लम्हा व लम्हा अपडेट कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को जकड़ के रखा हुआ है, मगर हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप ये चीज़ अवेयरनेस भी हासिल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू
न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात करेंगे सैलाब के हवाले से, और पाकिस्तान एक बार फिर जो है शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, और हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा जो है कीमत गरीब आवाम अदा कर रहे हैं। कच्चे मकान मलबे का ढेर बन जाते हैं, बरसों की जमा पूंजी पानी में बह जाती है, और कीमती इंसानी जानें भी महफूज नहीं रहती। ये सब किसी कुदरती आफत का नहीं, बल्कि कहते हैं ना कि दहाइयों पर मुहीद हुक्मरानों की बद इंतज़ामी, गफलत और नाअहली का नतीजा है। मुल्क में जब भी सैलाब आता है तो डैम्स की कमी और नाकस नकासी या आपका इंतज़ाम सबसे बड़ा मसला जो है वो सामने आता है। अगर वक्त पर नए डैम्स तामीर किए जाते, नकासी के मौसम इंतजाम किए जाते और मुतासरीन के लिए पनाह गाहें और बचाव के इकदाम किए जाते तो आज हालात इतने अलमनाक ना होते। आबी वसाइल के माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क के लिए डैम सिर्फ बिजली और ज़राअत के लिए नहीं, बल्कि सैलाबी नुकसानात को कम करने के लिए भी नागज़ीर है। यही वो पस मंज़र है जिसमें एक बार फिर जो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हम कब तक कीमती जाने और वसाइल जो हैं वो यूं ही ज़ाया करते रहेंगे। तो सारी सिचुएशन पे बात करेंगे कि पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में क्या डैम्स बना सकेगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शहाब उस्तू, एडवोकेट भी हैं, वाटर एक्सपर्ट भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी शहाब साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि सैलाबी तबाकारियों के तनाजुर में आप डैम्स की तामीर को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं खासतौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मैं पहले तो ये कहना ज़रूर समझता हूँ कि आपके सामने को ये भी सोचना चाहिए और इस पर भी गौर करना चाहिए कि क्या इस हुकूमत में या इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, खासतौर पे 2010 के जो मेगा फ्लड्स आए थे, क्या आज तक कोई पाकिस्तान में नेशनल वाटर पॉलिसी पे कंसेंसस बनाया गया है? क्या आज तक गवर्नमेंट ने या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट किया है? उसके जो तबाहकुन नताइज हैं उन पे कोई एक कंसेंसस, एक पॉलिसी, एक नेशनल पॉलिसी बनाने की कोशिश की है? और क्या ये पिछले कम से कम 2010 के बाद जितने जो तबाहकारियां हुई हैं, जिस तरह आज अब हम देख रहे हैं, वो भी एक रिपीटेशन है, क्या उसके हवाले से जो मेजर्स उठाने थे, जो खासतौर पे आपके पूरे मुल्क में जो हमारे नाले नदियां, उनके ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है, सोसाइटीज बनाई गई हैं और कब्जे हो गए हैं, उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल जो दरियाओं के जो नेचुरल फ्लो था उसको रोक दिया गया है। देखिए, पूरा मुल्क, मैं आपको एक बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पूरे मुल्क में कोई सीवेज का निज़ाम नहीं है, कोई सैनिटेशन का निज़ाम नहीं है। किसी शहर के पास अपना कोई सैनिटेशन का निज़ाम नहीं है। हर बड़े शहर, छोटे शहर की जो फुजला है, जो गंद है, जो म्युनिसिपल का फुजला हो, चाहे इंडस्ट्री का फुजला हो, चाहे इवन हॉस्पिटल का फुजला हो, वो आपके दरियाओं में, कैनाल्स में डायरेक्टली फेंका जाता है बगैर किसी ट्रीटमेंट के। तो अब वो दरिया आपके जो हैं वो एक गंदा नाले के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके पानी के जो मुख्तलिफ इस्तेमाल के जो जराए हैं, पीने का पानी भी वहीं से लिया जाता है, ज़राअत के लिए भी वहीं से होता है, इंडस्ट्रियल आपकी कंजप्शन। अब देखिए, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमारी ज़राअत जो है वो सिर्फ मईशत नहीं है, ज़राअत से जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं जो उन दरियाओं के साथ रहते हैं। हजारों गांव हैं जो दरियाओं के साथ रहते हैं, हजारों सालों से रहते हैं। आपने दरियाओं का कोई प्रोटेक्शन नहीं किया, आपने सिर्फ दरियाओं को इस्तेमाल किया अपने सियासी और अपने मुआशी मकासद के लिए। तो सबसे पहले तो इस बात का हमको अदराक करना चाहिए, ये बात माननी चाहिए कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बेतहाशा, यानी हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ बेतहाशा इंजस्टिस किया है। तो अब उसके नतायज हमको आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहे हैं। अब अगर आप इधर आएंगी सिंध में, अगर आप ठट्ठा बदीन का, सजावल का जो कोस्टल बेल्ट है, अगर आप वो देखें तो आपको लिटरली आंखों में आंसू आ जाएगा कि वहां पे जो सेंचुरी पुराने मैनग्रूव थे, जिसके लिए आपको फ्रेश वाटर चाहिए,
वो चूंकि पानी होता ही नहीं है, बिल्कुल पानी कोटली डाउन स्ट्रीम कोटली बैरेज से नीचे पानी जाता ही नहीं है, क्योंकि पानी बिल्कुल आप बात यहाँ सही कर रहे हैं अस्तु साहब, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं। मैंग्रोव्स हमने बिल्कुल देखे हैं जहाँ फ्रेश वाटर की जरूरत है, वहाँ जो सॉइल वाटर उनको दिया जा रहा है। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने बताया कि नेशनल वाटर पॉलिसी नहीं बनाई गई। 2010 का सैलाब, 2022 का सैलाब, अब 2025 का जो सैलाब आया है, तो आपके ख्याल में डैम्स की जो कमी है हर साल होने वाले बड़े नुकसानात का बुनियादी वजह बन सकती है? देखिए, डैम्स का बनाने का जो मकसद है, पहले उस पर कंसेंसस होना चाहिए। अगर तो आप ये समझती हैं कि डैम्स बनाने का मकसद पानी को जमा करना है, तो पानी तो है नहीं। ये भी जो पानी इस वक्त आपको जो सैलाब की जो सूरत हाल आ रही है, वो उसकी वजह ये नहीं है कि पानी जमा करने की या पानी बहुत ज्यादा है और उसको आप ड्रेन नहीं कर सकते। पानी का मसला जो है वो दरअसल ड्रेनेज का मसला है, क्योंकि आपने जहां पे भी तबाही हुई है, देखिए आप तबाही कहाँ हुई है, जहां पे इन्होंने उन दरियाओं के साथ कॉलोनीज बना ली हैं, सोसाइटीज बना दी हैं, होटल्स बन गए। उन्होंने वो पूरे पुराने सिंध में कम से कम कोई 22 के करीब पुराने नाले थे, तो आज उनमें से एक भी नहीं है। हाँ, इंक्रोचमेंट्स बन चुकी हैं उसके ऊपर। बिल्कुल जी। तो अब आप कहती हैं कि अगर हम कालाबाग डैम बनाएं तो पानी कहाँ से आएगा? ये तो आपको 4 साल 5 साल के बाद जो सैलाब आ रहा है, ये सैलाब बेसिकली रिवराइन सैलाब नहीं है, ये तो बारिशों की सैलाब है, बारिशों की वजह से आ जाता है, फ्लैश फ्लड की वजह से आ जाता है। तो देखिए, कालाबाग डैम पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कह लें आप, दोनों तरफ से लोग आपसे बात करेंगे, कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा। अब कालाबाग डैम को अगर आपने एक सियासी मसला बना दिया और 2 सूबों ने, तो 2 सूबों की तो प्रोविंशियल असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर दिए कि ये नहीं बनने देंगे। अब देखिए, मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, आपके मुल्क में इतनी तफरीक हो गई है, इतना मतलब कंफ्लिक्ट आ गया है। केपी में, बलूचिस्तान में तो लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं। अब सिंध के जो मसाइल हैं उन पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। इन सबको सोचना चाहिए कि आप जब कालाबाग डैम की बात करते हैं तो दरअसल ये सियासी मसला उठा लेते हैं आप। मैं उस पर नहीं जाता, उसके ऊपर तो बिल्कुल बहुत से मसाइल हमने देखे भी हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप ये समझते हैं कि डैम्स जो है इसका हल नहीं है, तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल बिल्कुल मौजूद है कि आप छोटे छोटे डैम्स बनाएं और सबसे पहले तो अपनी आप वाटर पॉलिसी बनाएं। जो नेचुरल फ्लो है दरियाओं का, उनको आप वो उनका नेचुरल फ्लो वापस करें। जितनी भी आबादियां बनी हैं, जितनी भी सोसाइटियां बनी हैं, चाहे DHA हो चाहे किसी की हो, सब तोड़ें और आप नेचुरल जो इकोलॉजी है उसको रिस्टोर करें। तो एक तो ये करें, दूसरा आप छोटे छोटे डैम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद थे शहाब अस्तु, एडवोकेट और वाटर एक्सपर्ट, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जो है वाटर पॉलिसी नहीं है, वाटर पॉलिसी कंसेंसस से बनाई जाती है और गवर्नमेंट ने अभी तक किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में वेदर चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो रही है, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि शहरों में सैनिटेशन का निज़ाम नहीं है। शहर जो है सैनिटेशन का जितना भी गंदा पानी होता है वो दरियाओं और नदी नालों में फेंक देते हैं, जिससे साफ पानी भी वहां से लोग पी रहे हैं और गंदा पानी जो है वो भी वहां से पिया जा रहा है। तो अभी जो राब्ता है हमारा उनसे मुनक़ता हो चुका है, जैसे ही राब्ता बहाल होता है हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो शदीद साहबी सूरत हाल पे भी है और हर साल की तरह जो है इस साल भी जो पानी का बहाव है, जो सैलाबी सूरत हाल है, वो जगह जगह पाकिस्तान को उसने अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है शहाब अस्तु, एडवोकेट और वाटर एक्सपर्ट थे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें अपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात की है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत मैटर करती है, ना सिर्फ मैटर करती है बल्कि पाकिस्तान अगर पॉलिसी अपनी बनाएगा तो कंसेंसस के साथ, तो वहाँ जो है नेशनल वाटर पॉलिसी कंसेंसस के साथ बना के ही क्लाइमेट पे काम किया जा सकता है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान के हीरोज़ की। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अमेरिका में होने वाले कॉम्बैट जिजित्सु पैन अमेरिकन ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। गुज़श्ता रोज़ 23 अगस्त 2025 को मुनक्किद फाइनल में पाकिस्तान के हसीब मुस्तफ़ा ने अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। इसी इवेंट में पाकिस्तानी दूसरे खिलाड़ी अब्दुल हरान बट ने भी फाइनल में रसाई हासिल करके फाइट देते हुए अमरीकी हरीफ को जेर किया और मुल्क के लिए दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज की हैसियत रखती है बल्कि नौजवानों के लिए भी एक हौसला अफजा पैगाम भी है कि मेहनत, लगन और अज़म के साथ साथ दुनिया के बड़े मुकाबले जीते जा सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों इस वक्त फतेह के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए कहते ना कि पाकिस्तान का फ्लैग हाथ में लिए हुए खेलों के हलकों में भी बड़ा मुस्तकबिल और वर्ल्ड चैंपियंस के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद हैं हसीब मुस्तफ़ा, जिनसे हम जानेंगे कि उनको कैसा लगा गोल्ड मेडल जीत कर। जी अस्सलाम वालेकुम हसीब। अभी जी हसीब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए आप गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, बड़े एजाज की बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये सब जो है पाकिस्तानी सब जो हमारे हैं। बिल्कुल, आपकी थोड़ी सी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही, मगर फिर भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रहे हैं कि आप जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इस जीत के पीछे आपकी ट्रेनिंग है, तैयारी है, कितनी मेहनत है? इस जीत के पीछे हमारा तकरीबन 1 साल का प्लान था, जिसमें हमने अपना वेट को कट किया। फिर हमने अपना जो है अपना पूरा प्लान बनाया हुआ था कि हमने कैसे ट्रेनिंग करनी है और कैसे जाके इस कंपटीशन को विन करना है। अच्छा, पाकिस्तान में जिजित्सु जैसी जो कॉम्बैट सिचुएशन है, ये जो गेम है कि ज़्यादा मकबूल नहीं है, मगर आप मुझे बताइएगा कि इसको कहते हैं ना फ़रोग देने के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए, क्यों एकेडमीज़ बनानी चाहिए और कौन कौन सी एज का बच्चा जो है वो इसमें यू नो इस टैलेंट में आ सकता है? कि इस गेम को जो है ना वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा मकबूल है और पाकिस्तान से पिछले 3-4 साल से भी ना ये गेम जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हो तो प्लेयर्स को जो है बेनिफिट्स वगैरह दें तो ये गेम जो है पाकिस्तान में भी बहुत जल्द प्रमोट हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हसीब, आप किसी क्लब से खेल रहे थे या आपकी कोई एकेडमी आपने ज्वाइन की हुई थी? किस उम्र से आपने इस गेम को खेलना शुरू किया? जी मैं जो है ना मेरी बेसिक जो है रेसलिंग होती है, तो हमारी बुनियाद वो है। फिर यहाँ से स्टार्ट लिया तो हम अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी ला रहे हैं। अच्छा, ये जब तैयारी होती है या आप जाते हैं वहाँ, ये जो अखराजात हैं ये कैसे बेयर किए जाते हैं? कोई स्कॉलरशिप होती है या कोई फंडेड प्रोग्राम होता है? इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। जी मैं जो है ना डिपार्टमेंट है मेरा पाकिस्तान नेवी, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा हमें फेडरेशन भी करती है। तो जो है ना ये सब मिलके जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ये सब के। अच्छा ठीक है, तो इस इवेंट के दौरान सबसे ज़्यादा जो थी हौसला अफजाई क्या थी या आपको चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ा वो कौन से थे? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो था ना वो ये था कि हमने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था यूएस जो ना वो भी पाकिस्तान को कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है ना वो ये था कि मेरा वेट जो है ना उसको मेंटेन रखना था। तो है ना इसके 3 दिन पहले तो मैंने अपना पानी भी छोड़ दिया था, पानी तक भी नहीं था पिया। अच्छा, तो इसलिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपटीशन विन किया और ये सारी मुश्किलें फिर भूल गई थी। अच्छा हसीब, आप डाइट प्लान में क्या लेते हैं? कोई स्पेशल डाइट होती है, प्रोटीन डाइट होती है, एटकिन होता है, कीटो होती है? थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जो जिजित्सु में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव होगा।
जी, हम जो है ना खुराक जो हमारी होती है उसमें ये जंक फूड नहीं होता। हम ज़्यादा जो है वो अच्छी खुराक यूज़ करते हैं और अच्छी खुराक यूज़ करते हैं। और मैं जो सारी यूथ है उनको यही कहना चाहूँगा बेशक स्पोर्ट्स या फाइटिंग में ना आए, आप जो है ना स्पोर्ट्स ज़रूर करें, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो आपको लाखों बुराइयों से जो है ना रोकती है, और जब आप सेहतमंद तो आपका जो है ना बुराई की तरफ ध्यान जाएगा। तो आपके कोच जो है वो कौन थे, कितनी आपने उनके साथ मेहनत की है, कितना देर ट्रेनिंग की है इस इवेंट के लिए? कि हमारे जो है ना कोच गुलाम वो हमें बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, और इसके अलावा जो है ना मेरे बड़े भाई हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मेंटली इमोशनली, और वो जो है ना हमारे साथ मतलब अमेरिका का और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस बहुत है, और उसमें जो है ना हमारे लिए अपनी नींद हराम की, और हमें जो है ना हर वक्त जो है ना तैयार रखा फाइटिंग के लिए। बिल्कुल, उस्ताद जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक शागिर्द की ट्रेनिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब मुस्तफ़ा हमारे साथ है, जिन्होंने जिट्सू में जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर वो पाकिस्तान वतन वापस आए हैं, और यह कहा जा रहा है कि उनकी अगला जो इवेंट होगा, जो का टारगेट होगा, वो एक बड़ा मेगा इवेंट होगा जिसमें वो पाकिस्तान के लिए फिर एक गोल्ड मेडल लेंगे। तो ऐसी मोटिवेशन जो है वो देखने में आ रही है एथलेटिक्स में, जिट्सू में और डिफरेंट गेम्स में। अगर हम बात करें पाकिस्तान के अगले हीरो की, तो पाकिस्तान एक बार फिर जो है स्क्रैबल की दुनिया में छा गया है। स्क्रैबल एक ऐसा गेम है जो कि हमारे घरों में भी बहुत खेली जाती है, बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं, मगर इसकी भी एक कहते ना कि इवेंट होता है प्रॉपर। महज 7 साल की उम्र के नन्हे पाकिस्तानी खिलाड़ी तैमूर वसीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया है और अंडर 8 कैटेगरी में वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप बनने का एजाज अपने नाम किया है। कोलंबो में होने वाली 20वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में दुनिया भर के 20 ममालिक के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत की, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सब पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। तैमूर वसीम की फतह ने न सिर्फ पाकिस्तान को 6ठी बार ये एजाज दिलाया है, बल्कि ये कामयाबी इसके लिए भी एक तारीखी है कि तैमूर खुद स्क्रैबल के ग्रैंड मास्टर कहते ना कि वसीम केतरी के साहबजादे हैं। गोया ये कहलाना भी गलत नहीं होगा कि जीत स्क्रैबल के शौक को नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाने की रोशन मिसाल है, और पाकिस्तानी टीम ने कहते हैं कि इसी चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और हज़म सिद्दीकी ने अंडर 16 कैटेगरी का वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतकर पाकिस्तान को क्या बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने अंडर 10 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि बिलाल आशूर अंडर 16 कैटेगरी में दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ये गैर मामूली कामयाबी आलमी सतह पर ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन कर रही है, बल्कि दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि ज़हनी खेलों में भी आलमी क़यादत की भरपूर सलाहियत रखता है। तो ये जो लेगेसी लेके चले हैं तैमूर, उन्होंने अपने फादर की लेगेसी ली और लेगेसी लेके वाकई पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। इख्तितामी तकरीब में वर्ल्ड यूथ कमेटी के चेयरमैन तारिक परवेज़ ने भी ऐलान किया है कि अगली वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप कीनिया में मुनक्किद होगी, और अब सबकी नज़रें एक बार फिर पाकिस्तानी टीम पर जमी है कि वो आइंदा बरस भी दुनिया को अपनी जहानत और महारत से हैरान कर देगी। फिलहाल पाकिस्तानी टीम कोलंबो में ही क़याम करेगी और 5 से 7 सितंबर तक जो कहते हैं ना कि 5 से 7 सितंबर तक जो गेटवे मास्टर कप में भी हिस्सा लेगी। तो कोलालमपुर में ये जो चैंपियनशिप है, जो जहाँ जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं वो अब आगे जाएंगे, जहाँ एक बार फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है बड़ी कामयाबियों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी टीम के ये नौजवान सितारे मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बन गए हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। तो व्यूज़, जैसे हम पाकिस्तान हीरोज़ की बात करें तो पाकिस्तानी हीरोज़ जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में सामने आ रहे हैं। कभी हमने एथलीट्स के बारे में इतना सुना नहीं था, जिट्सू के बारे में इतना नहीं सुना था, विशु के बारे में, एमएमए के बारे में, अब स्क्रैबल के भी बारे में, कि पाकिस्तानी ना सिर्फ फिटनेस के अंदर आगे आ रहे हैं, फिटनेस वाली गेम्स खेल रहे हैं, बल्कि कहते हैं ना कि जहनी सलाहियतों के ऊपर जो गेम्स जो इन्हिसार करती हैं उसमें भी पाकिस्तानी बच्चे जो हैं अपना नाम रोशन कर रहे हैं। स्क्रैबल एक ऐसी गेम है जिसमें आपका विजडम होना बहुत ज़रूरी है, आपकी वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो लफ्ज़ बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द कौन से डॉट्स जोड़ेंगे जिससे अगला लफ्ज़ बनेगा। तो वो जो कड़ी है लफ्ज़ों की, अल्फाजी की, तो ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।
और ये बड़ा अच्छी चीज़ है। इसका मतलब कि पाकिस्तानी स्कूल्स जो हैं, पाकिस्तानी स्कूल जो है इस टैलेंट को बच्चों में इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। जो बच्चे जो हैं वर्सिटैलिटी में आगे हैं, जो बच्चे जो है दिमागी तौर पे बहुत शार्प हैं, और ये शार्पनेस की और IQ लेवल की बहुत बड़ी निशानी होती है कि ऐसी गेम्स खेलना जहां माइंड मैपिंग की ज़रूरत हो, जहां माइंड गेम की ज़रूरत हो, जहां कहते हैं ना जहन लगाने की ज़रूरत हो, जहां बच्चों की बात की जाती है कि हर वक्त बच्चे जो मोबाइल्स में लगे रहते हैं, AI का दौर है, AI जनरेटेड काम करते हैं, मगर वहीं जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो कहते हैं ना कि जहन उनका खुला हुआ है, मजीद जो है वो कहते हैं कामयाबियां समेट रहे हैं, और स्क्रैबल जैसी गेम में जो कामयाबी समेट रहे हैं। तो पाकिस्तानी हीरोज़ की हमने बात की है, पाकिस्तानी हीरोज़ के 2 पहलू आपको दिखाए हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं सेहत के हवाले से। व्यूज़, उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसानी जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बदलती रहती हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए 40 साल की उम्र एक ऐसा मरहला है जब हार्मोन्स जो हैं वो तब्दीलियाँ होती हैं, हड्डियों की कमज़ोरी, खून की कमी, वज़न में इजाफ़ा और मुख्तलिफ़ बीमारियों का ख़तरा जो है बढ़ जाता है। इसलिए इस उम्र तक पहुँचने से पहले ही ख़वातीन को अपनी खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। और माहिरीन के मुताबिक है 40 साल से पहले ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए जो हड्डियों को मजबूत बनाए, खून की कमी को पूरा करे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करे और हार्मोन्स को मुतवाज़न रखे। इन ग़िज़ाओं में कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर दूध और दही, आयरन वाली सब्जियां, प्रोटीन से भरपूर दालें और गोश्त जो है, ओमेगा 3 से भरपूर मछली और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल सब्जियां शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। ख़वातीन अगर अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न और सेहतमंद बना लें तो आगे चलकर ये सब चीज़ें जो हैं वो कर्व कर सकती हैं। तो व्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं डॉक्टर अनिका ज़ाहिर। हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा बनती रही हैं और आज भी हमारे शो में हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अनिका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अनिका, 40 साल की उम्र ख़वातीन के लिए एक बॉर्डर लाइन होती है। ठीक है, ये कहा जाता है कि 40 साल जो होती है ना, औरत एज कर जाती है। तो उस एजिंग के साथ साथ जो है उससे पहले आपको क्या इंतज़ामात करने चाहिए, लड़कियों को क्या डाइट लेनी चाहिए और ग़िज़ा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और बैलेंस डाइट कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप 40s की तरफ जा रहे होते हैं, जो डाइटरी गाइडलाइंस है वो ये है, आप अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का इनटेक मेक श्योर करें। वाई? क्योंकि जैसे जैसे आप 40s की तरफ जा रहे होते हैं, आपके एस्ट्रोजन, ये एक हार्मोन होता है जो आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक का होता है, ये कम होना शुरू हो जाता है। जब ये कम होना शुरू हो जाता है तो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जिस वजह से क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस एज में मतलब आप अपने 30s में, 20s में प्रेगनेंसीज, मल्टीपल डिलीवरीज और कंसेप्शन, हार्मोनल चेंजेस से गुजरे होते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाएं, यानी कि आपकी बोन्स फ्रेजाइल हो जाएं, पोरस हो जाएं। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि आप विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक मेक श्योर करें, क्योंकि जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, आपका ये फीमेल हार्मोन है, जब ये कम हो जाता है तो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है ना हमारी बॉडी में वो भी डिक्रीज हो जाती है। फिर जब भी आपकी बॉडी को कैल्शियम रिक्वायर्ड होगा, आपको आउटसाइड सोर्स से ही लेना पड़ेगा, मतलब बॉडी में स्टोर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम ज़रूर रखना है। फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। वाई? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करेंगे, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे। जो मीनोपॉज की तरफ जब आप जाते हैं, मतलब दिस इज़ द पीरियड, ये 40s के बाद होता है। अब ये देखने को मिल रहा है 38 की एज में भी ये आपको मिल रहा है, जब आपके जो पीरियड्स हैं वो रुक जाते हैं। अच्छा। यानी कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिक्लाइन आ जाता है, आपके हार्मोन्स में डिक्लाइन आ जाता है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ फीमेल्स में तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, मतलब उनकी ऐसे रूटीन होती है बिल्कुल नॉर्मल जैसे चल रहे थे। कुछ फीमेल्स के लिए ये पीरियड बहुत सेंसिटिव होता है और बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, यानी कि उन्हें हॉट फ्लश एकदम, आपने देखा होगा जो 40s में होती हैं ख़वातीन, वो ये कहती हैं बस गर्मी लग रही है, टेम्परेचर ओके, फिर 2 मिनट के बाद उनका टेम्परेचर भी ओके हो जाता है, मतलब सडन गर्मी का लगना, आपकी वेजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, थकावट रहनी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़, इमोशनली आप डाउन हो जाते हैं। तो इन इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेज की बात करें तो डैट इज़ वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। मेरी तरफ से ऑडियंस को ये टिप है, जैसे जैसे आप 40s की तरफ जा रहे हैं ना, सप्लीमेंट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी डाइट में ये 3 फूड ऐड कर लेंगे, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट।
वॉलनट्स, ये 3 चीजें खवातीन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए जो कि 40s के इर्द गिर्द जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि जो खवातीन 35 से अबव हैं, 40 के करीब है, वो दूध दही का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे जो बोन्स हैं ऑलरेडी वो एक बनी होती है, जिनको इशू है, जॉइंट इशू है, तो उनके लिए दूध दही ठीक नहीं है। आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? अच्छा, दूध दही का इस्तेमाल तो करना चाहिए ना, जैसे जैसे आप अपने 40s की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड कैल्शियम है ना वो कम होता जाता है। एस्ट्रोजन में डिक्लाइन आ रहा है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन में डिक्लाइन आ रहा है कैल्शियम बॉडी में स्टोर नहीं होता। जब भी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दूध दही ये चीज़ें कैल्शियम का सोर्स हैं, तो ये तो हमें लेनी है 40s में जाकर। और वैसे भी ये गाइडलाइन है, मतलब अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भी लिया तब भी हम तो ये कहते हैं कि आप दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अगर आपने पहले नहीं भी किया 40s में आप मस्ट लें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो खवातीन हैं उनको प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है और एज़ कम्पेयर टू मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा उनको देना चाहिए प्रोटीन, कम देना चाहिए, और विटामिन डी और कैल्शियम खवातीन की सेहत में क्या किरदार अदा करती है? अच्छा, जो प्रोटीन है, क्योंकि हम 40s की बात कर रहे हैं, जब आप अपने 40s की तरफ जाते हैं ना तो आपको एक इशू फेस करना पड़ता है, डेट इज़ सार्कोपीनिया, जिसमें क्या होता है आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाता है। सार्कोपीनिया और मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है ना वो उस तरह से नहीं रहती जो पहले होती है, क्योंकि 30s पे आप जो मसल हेल्थ है वो ऑप्टिमम होती है, मतलब पीक पर होती है। फिर 30s के बाद वो मसल हेल्थ नीचे आना शुरू हो जाती है। जब वो नीचे आती है तो देयर इज़ अ नीड कि आप अपनी रूटीन में प्रोटीन रिच फूड ऐड करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको मसल वीकनेस नहीं होगी, लेथार्जिक नहीं होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होंगे, आपका स्टेमिना उस तरह से डाउन नहीं होगा जैसे यूजुअली 40s में हो रहा होता है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक रखना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर लेने चाहिए 40s के करीब ना। बिफोर 40s, मतलब जब आपकी हेल्थ पीक पर होती है अराउंड 30, फीमेल्स में कार्डियक इश्यूज़ का जो रिस्क है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। लेकिन जैसे ही वो मीनोपॉज की तरफ जाते हैं, यानी कि अपने 40s की तरफ जाते हैं, जब उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हार्मोन्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो जो कार्डियक डिजीज़ है उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो उस कार्डियक डिजीज़, मतलब कार्डियक अरेस्ट या कोई भी दिल से रिलेटेड कोई भी मसला, कोई भी इशू, ठीक है, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए देयर इज़ अ नीड कि आप अपनी रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स दें। अगर उसकी एग्जांपल की बात करूं तो डेट इज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल। आप जितने फ्रूट्स रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, जितनी वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं आप करें, और प्रोसेस्ड फूड को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर निका, मुझे बताइएगा, आपने कहा कि मेनोपॉज जो है 38 में भी हो रहा है। जी जी। तो आजकल आपको पता है डिफरेंट फूड्स खाए जा रहे हैं और लाइफस्टाइल हमारा उस तरह नहीं है, तो मेनोपॉज की जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसकी एज कब कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, उसमें ये है, अगर तो आपके जो पीरियड्स है ना 1 ईयर के लिए डिलेड रहें, ठीक है, और आपको एक पूरे साल के लिए ना हो, अगर 1, 2, 3 महीने इस पीरियड में ना आकर 37, 38 के बाद ना इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, समटाइम 2 मंथ्स मिस हो जाते हैं, समटाइम 3 मंथ्स, हम आपको मीनोपॉज नहीं लेबल करेंगे तब तक, क्योंकि ये बन रहा है रूट टूवर्ड्स मीनोपॉज, लेकिन अभी मीनोपॉज आया नहीं। अच्छा। मीनोपॉज हम तब डिक्लेयर करते हैं जब 1 ईयर के लिए आपके पीरियड्स मिस रहे, ठीक है। तो ये 40 के बाद आप हाई रिस्क में होते हैं। कुछ फीमेल्स में अब बहुत रेयर 10% 38 के बाद भी ये मिल रही है मीनोपॉज। बाकी जो एक एवरेज एज है वो 40 अबव है, 42 के बाद मैक्सिमम फीमेल्स 45 तक की एज कंसिडर की जाती है जहां ख़वातीन को इश्यूज है। अच्छा, विटामिन B2 और B12 ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अक्सर लोगों में नहीं है और ख़वातीन में सबसे ज़्यादा इशू है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आपने पोस्टपार्टम केयर में विटामिन B12 को ज़रूर लेना है। फीमेल्स उस टाइम पर विटामिन B12 को मिस कर देती हैं, जिससे क्या होता है उनकी मसल हेल्थ, उनकी न्यूरो हेल्थ वीक हो जाती है। तब तो आपकी हेल्थ पीक पर होती है, बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जो उस चीज़ को मैनेज कर जाता है। लेकिन द मोमेंट आप अपने 40s की तरफ जाते हैं, जब आपका हेल्थ का ग्राफ भी नीचे आ जाता है, तो फिर यू नीड कि आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड करें। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, अगेन इसके जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास रेड मीट है, बहुत अच्छा सोर्स है। आप अंडों का इस्तेमाल करें, आप फिश का इस्तेमाल करें और रेड बीन्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि फॉलिक एसिड बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और ये कहा जाता है जी जो लड़कियों की भी नई नई शादी होती है कि फॉलिक एसिड यूज़ करें। हार्मोन्स को तो कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन आपकी रेगुलेटरी के लिए अंदर बहुत काम करता है। फॉलिक एसिड किस एज तक लेना चाहिए, किन किन खवातीन को लेना चाहिए, क्या यंग लड़कियों को भी लेना चाहिए? जी जी बिल्कुल लेना चाहिए। जो आपके प्री वेडिंग सप्लीमेंट्स हैं, दिस इज़ द वन जो कि आपको मस्ट लेना चाहिए,
अपनी वेडिंग से 3 मंथ्स पहले लेना चाहिए और टिल योर कंसेप्शन ये लेते रहना चाहिए और फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसको कंटिन्यू रखना है। मींस कि आफ्टर कंसेप्शन अगर आप डॉक्टर को ना भी कंसल्ट करें ना तो दिस इज़ द ओनली सप्लीमेंट जो कि आपने लेना है, रेगुलर लेना है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। फिर 4th मंथ से मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपने कैल्शियम और आयरन ऐड करना होता है। उससे पहले तक प्री वेडिंग सप्लीमेंट से लेकर टिल योर कंसेप्शन और आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपने इसको कंटिन्यू रखना होता है। वाई फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं। ये इसलिए लेना है क्योंकि आजकल जो इश्यूज आ रहे हैं मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ में वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। हमने देखे होंगे बैक बोन में होल होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। क्लेफ्ट पैलेट होता है, मतलब उनका जो होंठ है और जो नोज़ है उसकी जो ओपनिंग है वो सिंगल होती है, ठीक है। और सर का बड़ा होना, अब सर में पानी होना, कुछ इस तरह के कंप्लेंट्स आती हैं। तो ऐसी कंप्लेंट्स को अवॉइड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना चाहिए 3 महीनों में, उसके बाद नहीं लेना चाहिए। जी, उसके बाद नहीं लेना चाहिए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपने उसको क्विट कर देना है। ये शुरू आपने तब करना है, प्री वेडिंग से शुरू करना है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर शादी से पहले शुरू करना है और कंसीव करने के बाद 3 महीने तक लेते रहना है। और इसकी जो डोजेज है वो 600 माइक्रोग्राम तक रखनी है, 600 mcg। कुछ डॉक्टर्स 500 भी दे रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, ठीक है। फिर आपका डाइटरी इनटेक से कितना वो मैनेज हो रहा है, कुछ 300 भी दे रहे होते हैं। अगर आपके डाइटरी सोर्सेज से आप उसको ले रहे हैं तो फिर 300 इज। अच्छा डॉक्टर निका, ये तो आपने बताया ना कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, डाइट को बैलेंस करना चाहिए, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपकी अगर एज 40 है या आप नियर टू 40 हो तो कौन कौन सी खुराक आपने अपनी डाइट में नहीं शामिल करनी, वो कौन सी है? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो है आपने प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड है वो आपके हाई बीपी की भी वजह बनेगा, कार्डियक इश्यूज़ की भी वजह बनेगा। जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे आप 40s की तरफ जाते हैं आपके कार्डियक इश्यूज़ का रिस्क बढ़ जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए। इसलिए आपने हाई शुगरी फूड्स नहीं लेने, मतलब जो आर्टिफिशियल शुगर है उसको कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर हम जिन चीज़ों में कंज्यूम कर रहे होते हैं अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी मीठी होती है। जैसे चाय में ले रहे हैं, शेक में ले रहे हैं, दही में ले रहे हैं, तो उसमें नेचुरली शुगर होता है, तो देयर इज़ नो नीड कि हम उसको खुद से ऐड करें। एक तो शुगर हमें बंद करनी है, फिर हमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस बंद करनी है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्यों? क्योंकि जो मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं ना वो बहुत स्वेयर होते हैं, बहुत स्वेयर होते हैं। एट टाइम्स तो लोग रूल आउट ही नहीं कर पा रहे होते कि ऐसा मुझे क्यों हो रहा है, मतलब मेरी सेहत तो ठीक थी, अब मुझे ये इश्यूज़ क्यों देखने को मिल रहे हैं। इफ़ यू वांट कि आप उन इश्यूज़ को अवॉइड करें तो आप अपनी रूटीन से कार्बोनेटेड बेवरेजेस निकाल दें, कलर्ड वाटर्स निकाल दें। जी, कलर, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके हार्मोन्स उस तरह से इम्बैलेंस नहीं होंगे, रेगुलेट करेंगे। जी, रेगुलेट करेंगे और आपको वो सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे जो कि टिपिकल सिम्टम होते हैं मीनोपॉज। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं? ये चीज़ें हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें होती हैं, जो फैटी चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, रिफाइंड फ्लावर जो वाइट जो जिसको कहते हैं, जी, सफ़ेद आटा, जी, सफ़ेद आटा। और अगर हम देखें वो जंक फूड, फास्ट फूड, हर चीज़ में वो है, जी, तो वो सब चीज़ें हमें क्विट करनी है। एक सिंपल सी टिप है, इफ़ यू वांट कि आप इन इश्यूज़ को अवॉइड कर सकें, आप अपनी डाइट को कलरफुल रखें, सिंपल रखें। बेकरी आइटम्स, जी, बेकरी आइटम्स डेफिनेटली, जब कहा रिफाइंड फ्लावर तो बेकरी आइटम्स वो सारी की सारी निकल गई। अच्छा डॉक्टर निका, ये बताएगा कि अक्सर लोग हेयर, नेल्स और स्किन के जो विटामिन है बहुत खाते हैं, स्किन रेविजुनेट करने के लिए, अपने नेल्स को बढ़ाने के लिए, कहते हैं ना कि अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं विद द एज ऑफ 40? क्योंकि हम ओमेगा भी ले रहे हैं, हम B12 भी ले रहे हैं, हम कहते हैं ना स्किन, हेयर, नेल्स भी ले रहे हैं, हम इतने विटामिन्स ले रहे हैं और जो हमें कोई कह देता है हम उठा के बोतल ले आते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। इवन कि हम कॉड लिवर ऑयल भी खाते हैं, तो कोई चीज़ रह गई है? अच्छा, उसमें इस तरह से सबसे पहले तो आपने रूल आउट करवाना है। आपने कोई भी सप्लीमेंट लेना है, कोई भी मेडिसिन लेनी है, आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट को विजिट करें। वो पहले तो ये मोनीटर करे कि आया आपको उस चीज़ की डेफिशिएंसी है भी है कि नहीं, ठीक है। अगर तो डेफिशिएंसी है और वो किस लेवल की है, किस इंटेंसिटी की है, अगर वो कोई माइनर डेफिशिएंसी है और आपको कोई सच अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं है, कोई मैल न्यूट्रिशन नहीं है, मैल एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो वो उस डेफिशिएंसी को आपके फूड से कवर करवाने की कोशिश करे। लेकिन अगर कोई अंडरलाइंग इशू है, मतलब मैल एब्जॉर्प्शन है, यानी कि आप कोई पर्टिकुलर फूड नहीं खा सकते, या अगर आप खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या कोई ऐसा डिजीज़ है जो उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर रहा है, तो इस सूरत में फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्किन, हेयर, नेल्स। ये इसलिए भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि ये चीज़ बड़ी हमें चार्मिंग लगती है कि हम ब्यूटी वाइज बिल्कुल ऑप्टिमम लगे, तो इस वजह से हम इन सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आप अपनी डाइट को मैनेज रखें ना तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े 40s की। मतलब हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसे
ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने अर्ली 20s 30s में अपनी डाइट को मैनेज रखा है, उनकी स्किन हेल्थ बिल्कुल भी नहीं बताती कि ये 40s में। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 24-25 साल की उम्र में आएंगे, उनकी जो एजिंग है वो इतनी ज़्यादा हुई होती है, उनकी स्किन एज बता रही होती है कि ये 40 के अराउंड। खुराक की वजह से है, ये यू आर व्हाट यू ईट, मतलब आप जो ले रहे हैं, आपकी बॉडी, आपका रवैया, आपके इमोशनल, आपका सोशल बिहेवियर, ये सब उन चीज़ों को इंडिकेट कर रहा आता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अनिका जाहिद, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि अगर आप 40 के करीब जा रही हैं तो आपको कौन कौन सी खुराकें खानी चाहिए, कौन कौन सी खुराक तर्क करनी चाहिए, और सप्लीमेंट्स का जो इस्तेमाल है वो बेहद ज़रूरी है, मगर अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर की मदद से उससे पूछ के आप लोगों ने अपनी डाइट में शामिल करना है, अदरवाइज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी नज़र डालते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। खलीजी खित्ते में सरमायाकारी और सियाहत के नए दरवाजे खुले जा रहे हैं। सल्तनत ओमान ने गैर मुल्की सरमायाकारों और हुनरमंद अफराद के लिए एक ऐसा मनसूबा मुतारिफ करवाया है जिसे अब तक का सबसे बेहतरीन रिहायशी प्रोग्राम करार दिया जा रहा है। जी हाँ, गोल्डन रेजिडेंसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ओमान के विजन 2040 का हिस्सा है, जिसका मकसद मईशत को मतनू बनाना, सियाहत को फ़रोग देना और कारोबारी मौके पैदा करना। इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ 2 लाख ओमानी रियाल यानी तकरीबन जो है 5,20,000 अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी पर सरमायाकार और उनके अहले खाना को 10 साल गोल्डन रेजिडेंसी परमिट दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये इजाज़तनामा काबिल तजदीद होगा। इस रिहायशी इजाज़तनामे के ज़रिए सरमायाकार ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि करीबी रिश्तेदारों को भी साथ ला सकेंगे। एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक सर्विस, 3 घरेलू मुलाजमीन रखने की इजाज़त और मखसूस इलाकों में जायदाद खरीदने के मौके भी इन्हें दिए जाएंगे। ये सिर्फ रिहाइश का परमिट नहीं होगा बल्कि एक ऐसा मौका है जो इस्तेकाम, बेहतर मेयार ज़िंदगी और आलमी सरमायाकारी की दुनिया में नए इम्कानात का दरवाज़ा खोलता है। याद रहे कि ओमान 2024 के क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 4थे नंबर पर है, जो इस मुल्क को सरमायाकारों और हुनरमंद अफराद के लिए भी पुरकशिश बनाता है। हुकाम के मुताबिक सरमायाकार इस प्रोग्राम में 7 मुख्तलिफ तरीक़ों से अहल हो सकते हैं, चाहे वो सियाती कॉम्प्लेक्स में जायदाद ख़रीदें, 2 साल से ज़ायद मियाद के सरकारी ब्रांड्स रखें, फिक्स्ड बैंक के डिपार्टमेंट्स करें, या फिर कम से कम 50 ओमानी मुलाजमीन के साथ कंपनी कायम करें। मकसद एक ही है, सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, ओमान को खुत्ते का मईशी और सियाहती हब बनाना। जैसा कि इन्वेस्टर सर्विस सेंटर की डायरेक्टर जनरल नसीमा बिनते याया अल-उशी का कहना है कि गोल्डन रेजिडेंसी सिर्फ एक इजाज़तनामा नहीं है बल्कि मौके, इस्तेकाम और बेहतर ज़िंदगी का अदाद-ओ-शुमार है। नाज़रीन, ये कदम जो है इस बात का सबूत है कि ओमान मुस्तकबिल के आलमी सरमायाकारों के लिए अपने दरवाजे मज़ीद खोल रहा है और आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम खित्ते में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक नया संगे मील साबित हो सकता है। तो व्यूज़, आपको हमने इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बताया, बहुत अहम न्यूज़ आई है और इससे बहुत से लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएँ और जाके कॉन्टेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।